तो पहले हम बता देते हैं कि हम किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। हम बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध पर, केंद्र राज्य के मध्य तनाव के मुख्य कारण पर, केंद्र राज्य के विधायी संबंध पर, केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अब शुरू करते हैं। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी देश में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है, किसी देश में एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है? संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों पाए जाते हैं और एकात्मक व्यवस्था में केवल केंद्र ही होता है। संघात्मक व्यवस्था क्या है और यह कहाँ पाई जाती है? यह व्यवस्था वहाँ होगी जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी, जहाँ पर जनसंख्या में विविधता अधिक होगी। विविधता से यहाँ पर मतलब है कि जहाँ पर लोगों की भाषाएं अलग होंगी, लोगों का धर्म अलग होंगे, विभिन्न प्रकार की नस्ल होंगी, जातियाँ विभिन्न प्रकार की होंगी। और संघात्मक व्यवस्था वहाँ भी पाई जाती है जहाँ पर क्षेत्रफल का अधिक होता है। अब देखते हैं संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों और कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होता है इस व्यवस्था में। संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए उस देश में एक लिखित संविधान होता है जिस देश में संघात्मक व्यवस्था होती है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी जाती है इस व्यवस्था में और संविधान को सर्वोच्चता दी जाती है। कोई भी कार्य होता है तो संविधान को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। संविधान सर्वोपरि होता है। तो इस प्रकार की कुछ ये विशेषताएं हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। भारत, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में संघीय व्यवस्था में जो अधिकांश गुण पाए जाते हैं वे एकात्मक व्यवस्था के पाए जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे भारत देश में जो व्यवस्था पाई जाती है उसे अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहते हैं, क्वासी फेडरल। अमेरिका में संघीय व्यवस्था वास्तविक रूप में पाई जाती है। असल रूप में संघात्मक व्यवस्था का उदाहरण अमेरिका ही है। भारत में तो अर्ध संघात्मक ही है। आगे बढ़ने से पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कुछ नज़र डालते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं का विचार आज़ादी से पहले कुछ और था। उनका मानना था कि हम आज़ाद होने के बाद अपने देश के लिए ऐसा संविधान बनाएंगे जो संघात्मक हो और संघीय व्यवस्था को अपनाएंगे, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे, प्रभावित थे, क्योंकि ये व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी थी। और चौथी संविधान सभा की बैठक होने से पहले संविधान निर्माता ये मानते थे कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो सबसे पहले अपने देश के राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करेंगे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ चीज़ें बदलने लगी और संविधान निर्माताओं के विचार भी बदलने लगे। हुआ यूं कि चौथी संविधान सभा बैठक हुई जुलाई 1947 को, और इस समय तक आते आते यह बात साफ हो चुकी थी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होकर रहेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं देश में सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद के खतरे उभरने लगे थे। इसी सरदार पटेल का भी एक मत था। उनका मानना था कि भारत में 500 से अधिक रियासतें हैं और यदि भारत में मिलाने के बाद इनको स्वायत्तता दे दी गई तो ये कभी भी भारत में नहीं रहेंगे और जो अखंड भारत का सपना हम सब देख रहे हैं वह कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अपने विचार, अपने मत बदल दिए और जो संविधान निर्माता अभी तक संघात्मक व्यवस्था के पक्ष में थे, अब वे सब एक सशक्त केंद्र के पक्ष में आ गए। और देश के विभाजन की बातों को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अपना विचार बदल दिया और माना कि अभी इन हालातों में भाषाई आधार पर पुनर्गठन करना उचित नहीं होगा। इसलिए संविधान सभा पूरी तरह से एक सशक्त केंद्र बनाने के पक्ष में हो गई ताकि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। अब देखते हैं केंद्र राज्य के मध्य तनाव के मुख्य कारण
तो पॉइंट नंबर 1, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा किया जाना। जैसा हम जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है, तो इस बात को लेकर के भी राज्यों में केंद्र के प्रति तनाव बना रहता है, क्योंकि राज्यपाल के माध्यम से ही केंद्र सरकारें राज्य पर अपना नियंत्रण बनाए रखती हैं। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 356 का दुरुपयोग। पॉइंट नंबर 3, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी। पॉइंट नंबर 4, राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र द्वारा कानून बनाया जाना। वर्तमान में करंट का जो डाटा है, यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं। संसद राज्य सूची के विषयों पर कैसे कानून बना सकती है, इसको समझने के लिए हमें कुछ आर्टिकल्स को देखने की ज़रूरत है। आर्टिकल 249, यह आर्टिकल कहता है कि यदि राज्यसभा चाहे तो उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को, यानी कि स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करवा सकती है। और जैसे ही राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित होगा, वैसे ही केंद्र संसद को ये शक्ति मिल जाती है कि केंद्र उस विषय पर कानून बना सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि संसद यदि किसी राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाती है तो वह कानून तभी तक लागू रहेगा जब तक संसद उसका समय तय करती है। यदि संसद ने तय किया कि वह 6 महीने तक वैलिड रहेगा, तो वह कानून 6 महीने के लिए ही वैलिड रहेगा। लेकिन ऐसे कानून की वैधता 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा के टाइम के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती। केंद्र सरकारें राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती करवाती हैं। इस बात को लेकर भी केंद्र और राज्य के मध्य तनाव बना रहता है। केंद्रीय बल क्या होता है? केंद्रीय बल सैन्य बल और अर्धसैन्य बल। सैन्य बल में शामिल है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और अर्धसैन्य बल में शामिल है सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि। संविधान में कहीं भी ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि केंद्रीय बलों की तैनाती करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। ऐसा कहीं भी संविधान में लिखा नहीं हुआ है। इसलिए केंद्र सरकारें अपनी इच्छा अनुसार राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती करवाती रहती हैं। इससे संबंधित एक केस भी है। 1980 में केरल में एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। तो वहाँ पर केंद्र सरकार ने बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी। इस बात का केरल सरकार ने बहुत ही विरोध किया और केरल सरकार ने विरोध में कहा कि हमारी इच्छा के बिना हमारे राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती क्यों की गई? कौन सा संविधान ये अधिकार देता है कि हमारी अनुमति के बिना राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती करी जाए? इस पर केंद्र सरकार ने कहा, हम तो यहाँ आर्टिकल 355 के तहत आए हैं। आर्टिकल 355 क्या कहता है? ये कहता है कि केंद्र की ये जिम्मेदारी होगी कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करे। केरल राज्य सरकार ने इसके बावजूद भी केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया और इसके बाद इंदिरा गांधी ने किया 42वां संविधान संशोधन 1976 और इसके माध्यम से संविधान में जोड़ा एक नया आर्टिकल 257A। इस आर्टिकल में यह लिखा गया कि यदि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो वहाँ पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जा सकती है। अब इंदिरा गांधी ने जो संविधान संशोधन किया था, इसको मोरारजी देसाई ने आगे चलकर खारिज कर दिया। मोरारजी देसाई की जब सरकार आई
तो उन्होंने भी संविधान में एक संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसके माध्यम से उन्होंने आर्टिकल 257A को खारिज कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद आज भी केंद्र राज्यों में राज्य की सहमति के बिना केंद्रीय बलों की तैनाती करता है। केंद्र राज्य में आर्टिकल 355 के नाम पर और केंद्रीय संपत्ति की सुरक्षा करने के नाम पर अभी भी केंद्रीय बलों की तैनाती करता है। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों में किस प्रकार से तनाव बना रहता है। आगे देखते हैं। संघीय व्यवस्था सही मायने में अच्छी तरह से तभी चलाई जा सकती है जब केंद्र राज्य संबंध बेहतर हों। और 1991 में जब से गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हुआ, तब से राज्यों के पक्ष को मजबूती मिली, क्योंकि इससे पहले तो कांग्रेस ही थी सत्ता में, एक ही पार्टी थी। और जब गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हुआ तो लोकल पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़ जब सत्ता में आई, तब इन्होंने मिलजुल कर जब सरकार बनाई, तब इसमें जो लोकल लीडर्स थे ये भी शामिल हो गए। तो अब ये अपने क्षेत्र के प्रति, अपनी जनता के प्रति, अपने लोगों के प्रति जो मांगे थी उनको उठाना इन्होंने शुरू किया। अपने राज्य के प्रति इनकी मांगे हुआ करती थी। इसलिए गठबंधन की सरकारों के दौर में ही राज्यों को कुछ हद तक स्वायत्तता मिलनी शुरू हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना एक बयान दिया है कि संघीय व्यवस्था तो हमारे संविधान के मूल ढांचे में ही है, तो इसलिए इस व्यवस्था को हटाया नहीं जा सकता है। और यदि हमें इस व्यवस्था को बनाए रखना है तो इसका एक ही आधार है कि हमें केंद्र और राज्य संबंधों को मजबूत करना चाहिए और इन संबंधों को बेहतर बनाना चाहिए। देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। 1952 से 1967 तक पहला चरण माना जाता है। इस काल में सत्ता में केवल एकमात्र पार्टी थी, वो थी कांग्रेस। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और राज्य में भी। इस समय काल को केंद्रीय संघवाद भी कहा जाता है। जहाँ कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं थी, उन्हें कहा जाता था वामपंथी सरकार। इस समय एकमात्र पार्टी का वर्चस्व था कांग्रेस का, और यह जो भी फैसले करती थी वह केंद्र राज्य संबंधों को तय करते थे। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वहाँ पर ये पार्टी अपने राज्यपालों के माध्यम से उस राज्य की सरकार को ही बर्खास्त करवा देती थी। इससे राज्य और केंद्र के संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। 1967 से 1971 तक दूसरा चरण माना जाता है। इस समय काल में केंद्र में सत्ता में तो कांग्रेस ही थी, लेकिन राज्य स्तर पर 17 में से 9 राज्यों में अन्य दलों की सरकारें बनती हैं, जैसे कि पंजाब में अकाली दल, तमिलनाडु में त्रिमुख सरकार, पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार। इस समय काल में पहली बार कांग्रेस का वर्चस्व टूटा और उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ी। अब अलग अलग राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें बनी थी। इन्होंने अपने स्थानीय मुद्दों को जोरों से उठाना शुरू किया। इसी में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए, इनमें सुधार लाने के लिए कई सारी समितियां और कई सारे आयोग बनाए गए, इनका गठन किया गया। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि वे समितियां और आयोग कौन से थे। नंबर 1, प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका गठन 1966 में हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। यह आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना था। 1967 में के हनुमंथा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस आयोग का महत्व अधिक बढ़ा 1967 में, जब 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार आ चुकी थी और अब ये सरकारें अपने अधिकार की मांग कर रही थी। इससे पहले तो कांग्रेस ही थी केंद्र में और राज्य में, तो कोई भी किसी प्रकार का सवाल जवाब नहीं कर पाता था, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता था।
अब जब अलग दल की सरकारें बनी, गठबंधन की सरकारें बनी, लोकल लीडर शामिल हुए, तो वे अपनी मांग उठाने लगे। अब उनकी मांगें थी कि हमें वित्तीय संसाधन और अधिक चाहिए, या और भी अन्य कई मांगें थीं उनकी। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1969 में, और इसने अपनी 22 सिफारिशें इस रिपोर्ट में शामिल की और भारत सरकार को सौंपी। उसमें से हम कुछ मुख्य बातें देखते हैं। इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत सरकार को केंद्र राज्य संबंधों को सुधारना है, तो इन सिफारिशों पर विचार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। राज्यों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया जाना चाहिए। राज्यों के अनुरोध पर ही केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए। राज्यों में जो राज्यपाल नियुक्त हो वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति होना चाहिए। तो इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कुछ बातें उसमें, इसने अपनी रिपोर्ट में इस तरह की कुछ मुख्य बातें शामिल की। इसके बाद एक समिति बनती है, राजमन्नार समिति। इसका गठन हुआ 1969 में। इसका गठन तमिलनाडु की सरकार ने किया। इस समिति का उद्देश्य भी यही था कि केंद्र राज्य संबंधों को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर अपना सुझाव देना। इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आर्टिकल 249 को ख़त्म किया जाना चाहिए। आर्टिकल 249, अभी हमने देखा था कि राज्यसभा किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, तो ये अपनी रिपोर्ट में उस आर्टिकल को ख़त्म करने की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये भी कहते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ऑल इंडिया सर्विसेज को ख़त्म किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आर्टिकल 356, 357 और 365 को ख़त्म किया जाना चाहिए। इस समिति ने कहा कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और 7वीं अनुसूची में जो अवशिष्ट शक्तियाँ, रेसिड्यूरी पावर्स बताई गई हैं, वह राज्यों को दे दी जानी चाहिए। ये शक्तियाँ क्या होती हैं अभी हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें शामिल की थी। इसके बाद एक जो दूसरा आयोग आता है जिसका गठन किया गया वह है सरकारी आयोग। इसका गठन हुआ 1983 में। इसका गठन 24 मार्च 1983 को किया गया। रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इस 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। यह भारत के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और इसमें अन्य सदस्य जो थे, पहले श्री बी शिवरमन, दूसरे डॉक्टर SR सेन और तीसरे रामा सुब्रमण्यम। इस समिति ने 19 अध्यायों में अपनी 247 सिफारिशें भारत सरकार को सौंपी। इसने पूरे 5 सालों तक जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की थी और 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने भी अपनी रिपोर्ट में कई सारी बातें लिखी। मुख्य बातें देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की राष्ट्रपति की घोषणा के तुरंत बाद राज्य विधानमंडल को भंग नहीं किया जाना चाहिए। इसे केवल तभी भंग किया जाना चाहिए जब संसद के दोनों सदनों ने इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। राज्यपाल एक गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए तथा किसी बाहरी राज्य का व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल सार्वजनिक जीवन में एक विशिष्ट ख्याति वाला व्यक्ति होना चाहिए, मतलब कि जिसकी सोसाइटी में एक अच्छी इमेज हो, जिसने समाज के लिए कोई अच्छा काम किया हो। और अगला, त्रिभाषा फॉर्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। इसके बाद एक और आयोग आता है, संविधान समीक्षा आयोग। इसका गठन 2000 में किया गया। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में यह आया था। इसे NDA की सरकार लेकर आई थी। इसका उद्देश्य था यह जांच करना कि
भारतीय संविधान को जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया था, क्या वह उन्हें पूरा कर पाया है, और कर पाया है तो किस हद तक पूरा कर पाया है, और भारतीय राज्य व्यवस्था को और किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है, और इसके लिए संविधान में कौन कौन से संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इन सभी बातों की जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने भी कुछ अपने सिफारिशें, अपने सुझाव अपनी रिपोर्ट में शामिल किए, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से ही होनी चाहिए। आर्टिकल 356 को अंतिम विकल्प के रूप में लिया जाना चाहिए। यदि राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति को उस पर जवाब देने के लिए एक समय सीमा बनाई जानी चाहिए। इसके बाद अगला आयोग आता है पुंछी आयोग, पुंछी कमीशन। 2007 में इसका गठन किया गया। मदन मोहन पुंछी ये भारत के पूर्व सीजीआई थे और इन्हीं की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया था। इस आयोग ने क्या सिफारिशें दी, अपने क्या सुझाव दिए, देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, राज्यपाल अन्य राज्य का व्यक्ति होना चाहिए, गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए और सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट ख्याति वाला व्यक्ति होना चाहिए। वही सेम बात। राज्यपाल का निर्धारित कार्यकाल होना चाहिए, उसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, मतलब कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल काम करेगा। तो ये अपनी सिफारिश में कहते हैं कि उसका एक फिक्स, एक निर्धारित कार्यकाल होना चाहिए ताकि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा होनी चाहिए जिसमें पीएम, होम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर और उस राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होने चाहिए। और पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 31 मार्च 2010 को। आगे देखते हैं केंद्र राज्य के विधायी संबंध। आर्टिकल 245(1) संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है और राज्य का विधानमंडल अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है। यह आर्टिकल हमें बताता है। आर्टिकल 245 क्लॉज 2 संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि, कोई कानून इस आधार पर अविधि या अधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। एक संविधान की भाषा है, हम सरल भाषा में भी देखते हैं। यह आर्टिकल हमें बताता है कि संसद भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र के लिए भी कानून बना सकती है। मतलब भारत की जो भूमि है या भारत का जो क्षेत्राधिकार है उसके बाहर के क्षेत्र के लिए भी हमारी संसद कानून बना सकती है और यह अधिकार हमें यह आर्टिकल देता है। लेकिन इन कानूनों को लागू करवाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि हम जिस क्षेत्र के लिए कानून बना रहे हैं उस क्षेत्र की सहमति होना इसके लिए ज़रूरी है। तो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, बट इनको लागू करवाना तभी संभव हो पाता है जब दो देशों के मध्य कोई संधि हुई हो, कोई समझौता हुआ हो, तभी ये कानून लागू हो पाते हैं। अगला है आर्टिकल 246। यह अनुच्छेद बताता है कि केंद्र और राज्य किन किन विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि संसद यूनियन लिस्ट के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद और राज्य समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं। राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं। अगला आर्टिकल 248 अवशिष्ट शक्तियाँ, रेसिड्यूरी पावर्स। इसमें यह कहा गया है कि संसद उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार रखती है जिनका उल्लेख संघ, राज्य और समवर्ती सूची में नहीं है। मतलब जो सब्जेक्ट, जो विषय यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में शामिल नहीं है उन पर कानून केवल संसद ही बनाएगी। यही अधिकार, यही शक्ति अवशिष्ट शक्ति कहलाती है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी हम समझते हैं। सर्विस टैक्स
1994 में जब ये आया था तो उस समय तीनों सूचियों में किसी में भी शामिल नहीं था। तो 2003 तक संसद ही इस पर कानून बनाती रही और फिर 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से इसे यूनियन लिस्ट में शामिल किया गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अभी वर्तमान में, जैसे बिटकॉइन का विषय है। यदि इस पर कोई कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो इस पर केवल संसद ही कानून बनाएगी, क्योंकि यह अभी तक किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को ही प्राप्त है। इसलिए इस पर कानून केवल संसद ही बनाएगी। तो ऐसे विषयों पर कानून बनाना ही अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाता है। कुछ आर्टिकल्स जो संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार देते हैं। अभी हमने देखा कि राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाते हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो संसद को ये अधिकार देते हैं कि वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना ले। आर्टिकल 249 ये हम अभी पढ़ चुके हैं, जो राज्यसभा को शक्ति देता है कि वह राष्ट्रीय महत्व का किसी भी विषय को घोषित करवा दे और फिर केंद्र को ये शक्ति मिल जाती है कि वो इस पर कानून बना सके। ठीक है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 250 हमारी संसद को यह शक्ति देता है कि वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल 251 राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाती है तो राज्य भी उस विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन राज्य द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में नहीं होना चाहिए। यदि राज्य का कानून संसद वाले कानून का विरोध करेगा तो वह उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक वह उसका विरोध करता है। मतलब संसद ने राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाया तो राज्य भी उस पर कानून बना सकता है, ठीक है, बट राज्य जो कानून बनाएगा वो संसद के बनाए गए कानून के विरोध में नहीं होना चाहिए। यह आर्टिकल ये कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल 252 दो या दो से अधिक राज्य यदि चाहें तो संसद से अनुरोध कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि संसद उनके राज्यों के लिए कानून बनाए। इस आधार पर, उनकी रिक्वेस्ट के आधार पर संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो जब राज्य के अनुरोध पर कोई कानून बनाया जाएगा तो वह कानून तब तक वैध रहेगा, तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि वह राज्य चाहेंगे। आर्टिकल 249 में जो हमने देखा था वहाँ पर संसद जो कानून बनाती है वो केवल 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है, लेकिन यहाँ जो कानून बनाएगी संसद वो राज्यों के अनुरोध पर बनाएगी, इसलिए वो तब तक वैलिड रहेंगे जब तक राज्य चाहेंगे। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 2 राज्य हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। इन्होंने संसद से अनुरोध किया कि आप इस विषय पर हमारे राज्य के लिए कानून बनाएं। संसद ने कानून बना दिया। अब यदि वही सेम कानून कोई अदर स्टेट चाहता है कि हम भी अपने राज्य में लागू करवा लें, तो उसके लिए क्या उसे करना होगा। मान लेते हैं कि राजस्थान को वही सेम कानून चाहिए, तो राजस्थान को कुछ नहीं करना, राजस्थान को सिंपल अपने राज्य के विधानमंडल से एक बिल पास करवाना होगा कि संसद ने जो कानून गुजरात और महाराष्ट्र के लिए बनाया है वही कानून हम भी अपने राज्य में लागू करवाना चाहते हैं। और जैसे ही ये बिल पास होगा उसके बाद से ही वो सेम कानून जो गुजरात और महाराष्ट्र में लागू है वही राजस्थान में भी लागू हो जाएगा। इसके लिए राजस्थान को संसद से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अनुरोध करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल उसे अपने राज्य में एक बिल लाना है और वह बिल पास करवाना है और बस वह सेम कानून इनके राज्य में भी लागू हो जाएगा। राज्यों के अनुरोध पर जो कानून संसद बनाती है उस कानून में संशोधन करने की शक्ति या उस कानून को समाप्त करने का अधिकार
केवल और केवल संसद के पास ही होता है। राज्य उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। इस प्रकार के कुछ कानून बने भी हैं और कार्य भी कर रहे हैं, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974। नेक्स्ट, आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करवाने के लिए। यह आर्टिकल संसद को यह शक्ति देता है कि भारत सरकार की किसी अन्य देश के साथ यदि कोई संधि, कोई समझौता, अभिसमय यानी ट्रीटी, एग्रीमेंट और कन्वेंशन हुआ है, तो उसको लागू करवाने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है। ऐसे कानून संसद पूरे देश के लिए या भारत के किसी राज्य क्षेत्र के लिए बना सकती है, और कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट इसका विरोध नहीं करेगा, यह कहकर कि यह कानून हमारी शक्तियों में कमी करता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। भारत सरकार ने फ्रांस के साथ एक समझौता किया कि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत करते हैं और इसका हेडक्वार्टर हम गुरुग्राम में बनाएंगे। अब गुरुग्राम क्षेत्र हरियाणा राज्य सरकार का है, और क्योंकि भूमि राज्य सूची का विषय है, तो हरियाणा राज्य सरकार यहाँ पर मुख्यालय बनाने का विरोध नहीं कर सकती। वह यह दावा नहीं कर सकती कि भूमि राज्य सूची का विषय है और संसद हमारी शक्तियों में कमी कर रहा है। नहीं, इस आधार पर वह इसका विरोध नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आर्टिकल 356 राज्य आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह विधायिका की शक्तियों को संसद को सौंप सकता है, और इसके बाद इन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद संसद इतनी सक्षम हो जाती है कि वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसी भी प्राधिकारी को सौंप सकती है। लेकिन आमतौर पर संसदीय अधिकार राष्ट्रपति को ही देती है, और फिर राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्य आपातकाल लगता है, तो राष्ट्रपति वहाँ की कार्यपालिका की सभी शक्तियों को अपने हाथों में ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति विधायिका की सभी शक्तियों को अपने हाथों में नहीं ले सकता। वह केवल उन शक्तियों को संसद को सौंप सकता है। संसद जब उन शक्तियों को प्राप्त कर लेती है, तो वह इतनी सक्षम हो जाती है कि वह किसी भी प्राधिकारी को यह अधिकार दे सकती है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। लेकिन आमतौर पर संसद यह अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को ही देती है। यहाँ पर इसका तर्क यह है कि संसद भारत की पूरी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, और संसद की जिम्मेदारी भी होती है कि वो भारत की जनता के प्रति जिम्मेदार है। इसलिए संसद को ही अधिकार दिया जाता है कि वह किसी प्राधिकारी को चुने या जिसको चाहे चुने, या किसी भी प्राधिकारी को चुने जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा। अब आगे देखते हैं केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण। केंद्र किस प्रकार से राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, इसको भी समझते हैं। आर्टिकल 200 यह हमें बताता है कि राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि यदि वह चाहे तो किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। संविधान में यह कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास कितने समय तक रखेगा। यहाँ समझते हैं कि किसी राज्य में बिल बनने की प्रक्रिया क्या है। यदि किसी राज्य में 2 सदन है तो बिल दोनों सदनों से पास होगा, और यदि किसी राज्य में एक ही सदन है तो केवल विधानसभा से पास होगा। हम मान लेते हैं दोनों सदन। पहले बिल विधानसभा में जाएगा, वहाँ से पास होकर विधान परिषद में जाता है, वहाँ से पास हुआ तो राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल के पास उस बिल को लेकर 5 ऑप्शन है, या तो पास कर दे, या तो मना कर दे, ना तो हाँ करे उस बिल पर, ना तो ना करे, या तो
पुनर्विचार के लिए भेज दे। और 5वां ऑप्शन भी होता है कि इस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर ले, जबकि हमारे राष्ट्रपति के पास केवल 4 ही ऑप्शन होते हैं किसी बिल को लेकर। राज्यपाल को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिला होता है कि वह किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है कि सर मैंने तो इस पर विचार कर लिया है, आप भी इस पर एक बार विचार करें। और जब ये बिल राष्ट्रपति के पास चला जाएगा तब राष्ट्रपति उस बिल पर विचार करे ना करे, जवाब दे ना दे, उसके पास असीम शक्तियां हैं। वो चारों ऑप्शन उसके पास हैं और राष्ट्रपति चाहे तो पड़ा रहने दो, उस पर कोई जवाब ना दे, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। और संविधान में भी ये स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को कब तक उस पर जवाब देना होगा। इसलिए ये भी एक प्रक्रिया है जिससे केंद्र अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं राज्यों पर, क्योंकि राज्यपाल भी केंद्र का ही व्यक्ति है और राष्ट्रपति भी केंद्र के कहने पर ही कार्य करता है। आर्टिकल 304 यह बताता है कि भारत के भीतर कोई 2 राज्य या कई राज्य आपस में व्यापार करते हैं तो उसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहा जाता है। और यदि किसी राज्य को दूसरे किसी राज्य से व्यापार बंद करवाना है, कोई वस्तु अपने राज्य में आने से रोकनी है, तो इससे संबंधित कोई बिल अपने विधानमंडल में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश को बिहार से कोई वस्तु अपने प्रदेश में लाने से रोकनी है, व्यापार बंद करवाना है, तो उससे संबंधित कोई बिल उत्तर प्रदेश सरकार तभी ला सकती है जब वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्राप्त कर ले। बिना सहमति मिले ऐसा कोई भी बिल उत्तर प्रदेश सरकार नहीं ला पाएगी। यह आर्टिकल वही बताता है हमें। तो राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ही कोई राज्य ऐसा कोई बिल ला सकता है और उसके बाद ही अन्य राज्य के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल 360। यह आर्टिकल हमें बताता है कि यदि देश में वित्तीय आपातकाल लागू है तो राष्ट्रपति को शक्ति मिल जाती है कि वह राज्यपालों को निर्देश दे सके। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों को यह निर्देश दे सकता है कि राज्य में जितने भी मनी बिल, बजट बिल, वित्तीय बिल आएंगे, आप उन सभी बिल्स को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करोगे। अब समझिए यहाँ पर कि किस प्रकार से केंद्र राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाते हैं। आर्टिकल 200, इसमें ये राष्ट्रपति के पास कोई बिल चला गया तो कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा ये राष्ट्रपति के ऊपर है। अगर राष्ट्रपति चाह ले तो बिल पास ही ना होने दे। इस तरीके से भी राज्यों को कंट्रोल किया जाता है। आर्टिकल 304 ये भी हमें बताता है किस प्रकार से केंद्र राज्यों को कंट्रोल करता है। आर्टिकल 360 यह भी ये बताता है कि किस प्रकार से केंद्र राज्यों को कंट्रोल करता है। अब केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध। समवर्ती सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन आमतौर पर राज्य इन पर कानून बनाते हैं। इन विषयों पर जब संसद कानून बनाती है तो इनका प्रशासन करने की जिम्मेदारी वह राज्यों पर सौंप देती है। उदाहरण के लिए देखते हैं वन और वन्य जीव। इस विषय पर संसद ने कानून बनाया और इसके प्रशासन के लिए इसे राज्यों को सौंप दिया। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य में वन विभाग की भर्तियां निकालता रहता है। आर्टिकल 256 राज्य सरकार इस प्रकार से कार्य करेगी कि संसद ने जो कानून बनाया है उसको राज्य में लागू करवाया जा सके और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाने के लिए इसके निर्देश केंद्र सरकार देगी राज्यों को। यदि कोई राज्य इन निर्देशों को मानने में विफल रहता है तो यह माना जाएगा कि राज्य
केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। और फिर इन परिस्थितियों में आर्टिकल 365 ये बताता है कि यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और इसके बाद राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। नेक्स्ट, यह बताता है कि केंद्र राज्यों को रेलों से संरक्षण के लिए भी निर्देश दे सकता है। जो भारतीय रेल है उसके संरक्षण के लिए निर्देश दे सकता है केंद्र राज्य सरकारों को कि उसको संरक्षण प्रदान करिए। नेक्स्ट, आर्टिकल 339 यह बताता है कि केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राज्य जो हैं वे अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए नीतियां बनाएंगे। नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में केंद्र के लिए केंद्र की सेवाएं होती हैं और राज्य के लिए राज्य सेवाएं होती हैं, लेकिन एक अखिल भारतीय सेवाएं भी होती हैं जो पूरे देश के लिए होती हैं, जैसे IAS, IPS। ऑल इंडिया सर्विसेज का चयन और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा करवाया जाता है, फिर इनकी नियुक्ति राज्यों में कर दी जाती है। अब जिन राज्यों में इनकी नियुक्ति की जाती है वहाँ पर इनके ऊपर तत्कालिक नियंत्रण राज्य का ही होता है, लेकिन इन पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का ही बना रहता है। इसका मतलब यह है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में नियुक्त अधिकारियों को राज्य केवल ट्रांसफ़र कर सकता है, दूसरे राज्य में भेज सकता है, लेकिन यदि इनको इनके पद से हटाना है, सेवा से बर्खास्त करना है, तो यह अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास ही होता है। कि बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है? संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि हम आज़ादी के बाद ऑल इंडिया सर्विसेज को नहीं रखेंगे क्योंकि ये राज्यों की स्वायत्तता छीनती है, उनके कार्य में बाधा डालती है। इस बात पर सरदार पटेल ने कहा कि भारत में 500 से अधिक रियासतें हैं और ये सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, इसलिए हाँ इन्हें स्वायत्तता दे दी गई तो बगावत कर सकते हैं। इसलिए इस पर पटेल साहब ने सुझाव दिया और संविधान निर्माताओं को समझाया कि आप सभी ऑल इंडिया सर्विसेज को तो समाप्त कर दो, क्योंकि आज़ादी से पहले बहुत सारी ऑल इंडिया सर्विसेज थी। तो उन्होंने कहा कि आप सभी ऑल इंडिया सर्विसेज को समाप्त कर दो, लेकिन 2 सर्विसेज को रख लो, IAS और IPS। इससे प्रशासन और पुलिस पर हमारा यानी केंद्र का अंतिम नियंत्रण बना रहेगा। तो पटेल जी के कहने पर ही शुरुआत में 2 ऑल इंडिया सर्विसेज को रखा गया था, IAS और IPS। फिर इसके बाद 1966 में IFS को भी जोड़ा गया। तो ऑल इंडिया सर्विसेज भी केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों को दर्शाती हैं। अब यदि हमें इस पर आंसर लिखना पड़े या कभी कोई आंसर आपको लिखना पड़े तो हम इसे ज़्यादा नेगेटिव वे में नहीं ले जाएंगे कि केंद्र राज्यों का शोषण करते हैं या केंद्र को ज़्यादा शक्ति मिली है, राज्यों को कम स्वायत्तता मिली है। हमें इसका पॉजिटिव पॉइंट भी बताना है और इसका नेगेटिव पॉइंट भी बताना चाहिए, लेकिन हमें इसको एक पॉजिटिव पॉइंट में ज़्यादा दिखाना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र को सशक्त बनाया है, हमने सशक्त केंद्र को अपनाया है, ताकि भारत में जो विभिन्न राज्य हैं और उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, इसलिए इसकी अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए केंद्र का सशक्त होना जरूरी है। तो आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।